चलिए तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कई विशिष्ट अतिथि हैं, हम आमंत्रित करते हैं चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए द ऑफिसर्स एकेडमी के फाउंडर श्री शशि शरण जी को। शशि शरण जी कृपया आए मंच पर और स्थान ग्रहण करें। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी जी जुड़ चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करें। स्थान ग्रहण करें सर। हमारे साथ चलिए हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका शशिभूषण जी, शशि शरण जी। बहुत शुक्रिया आपका। द ऑफिसर्स एकेडमी के फाउंडर, एक ऐसी संस्था जो युवाओं के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ऐसे में कई लोगों की उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई रहती हैं कि आप उन्हें सही मार्ग दिखाएं। तो युवाओं को सही रास्ता दिखाने का बीड़ा आपने उठाया है। इस रास्ते पर आप कैसे चलें, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। देखिए 2011 में मैंने अपने टीचिंग करियर की शुरुआत करी और मैंने 5 सरकारी नौकरियां छोड़ी, रिजाइन करी हैं। पिताजी 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए पेनाल्टी देते थे, फिर मैं छोड़ के आता था, फिर शिक्षण संस्थानों में पढ़ाता था और ये बीरा ऐसे चलता रहा। फिर 2019 में अनअकैडमी का फाउंडेशन हुआ था और उसके मैं शुरुआती दौर से उसके साथ रहा, स्ट्रैटेजिक हेड रहा, उसमें शिक्षण के क्षेत्र में रहा और वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ और आज लगभग 55 से 60 लाख बच्चे हमारी संस्था से जुड़े हैं और आधिकारिक रूप से लगभग पिछले 3 वर्षों के अंदर में 12 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को हमने पढ़ाया है। तो ऐसे लोग जब सफल होते हैं और उसका श्रेय आपको देते हैं तो वो एहसास है क्या, उसके लिए आप काम कर रहे हैं? देखिए शिक्षक की भूमिका छात्रों की सफलता में 25 से 30% होती है। एक विद्यार्थी जो अपने जीवन काल में दिन रात पढ़ाई करता है उसमें खुद की उसकी मेहनत की जो प्रतिशत में अगर आप देखें तो लगभग 50 से 55% उस विद्यार्थी का अपना खुद का मेहनत होता है। 20 से 25% उसके जो फ्रेंड ग्रुप्स हैं उनकी सहभागिता होती है, अगर अच्छे मित्र हैं उसके तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है। और शिक्षकों का एक मार्गदर्शन का भूमिका है जो 20 से 25% तक लिमिटेड रहता है। तो अगर एक शिक्षक कहे कि मैं ही इसके सफलता का कारक हूं तो ये कहना सही नहीं है। शिक्षक एक मार्गदर्शक हो सकता है और उसके सफलता में 20 से 25% तक की भूमिका हो सकती है। वो रास्ता दिखा सकता है। पढ़ते हकीकत में बच्चे हैं, मेहनत दिन रात वो करते हैं। उनके मित्र मंडली उनके स्पीड ऑफ सक्सेस को डिसाइड करती है कि कैसे बच्चों के बीच में उनका अध्यापन और अध्ययन का कार्य चल रहा है। लेकिन अंततः पूरा श्रेय ले लेना ये शायद बेईमानी होगी और मुझे ऐसा लगता है कि इनसे दूर रहना चाहिए। ऑफिसर्स एकेडमी का फोकस ग्रुप क्या है? देखिए हमने पिछले शुरुआत 2019 में जब इसके फाउंडेशन से किया था तो उस समय मैं अनअकैडमी के साथ जुड़ा हुआ था और उसके बाद हमने इसका बीरा उठाया था। बीपीएससी 66वीं बीपीएससी की लोक सेवा की परीक्षा से हमने इसकी शुरुआत करी थी। उसके बाद बीपीएससी को लेकर जब शिक्षक भर्ती की बहाली आई थी तो बीपीएससी टीआरई 1 रहा हो, टीआरई 2 रहा हो या टीआरई 3 रहा हो, ऑन एन एवरेज तीनों शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं को अगर देखें तो ऑफिशियल रिकॉर्ड पे हमने 8 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया, शिक्षक भर्तियों को पढ़ाया और इसी हिसाब से हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अब तो धीरे धीरे दायरा बढ़ता जा रहा है। मतलब एक बड़ा सफल युवाओं का समूह है जो अब बिहार की शिक्षा व्यवस्था में आपके साथ जुड़कर पहुंच चुका है। तो ऐसे में बिहार के शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि उसमें समय समय पर बदलाव की मांग होती रही है, अलग तरह के विवाद भी जुड़ते रहे हैं। तो आप अपने छात्रों को किस तरह से गाइड करते हैं ताकि वो विवाद को फोकस ना करें और अपने लक्ष्य को टारगेट करें? देखिए विद्यार्थी जीवन के अंदर में विद्यार्थियों का मूल कार्य है पढ़ाई करना, शिक्षकों के आपसी विवाद में न पड़ना। शिक्षक अपने तरीके से अपनी चीजों को चलाते हैं और आज के हाल के दिनों में जो घटनाएं घट रही हैं वो बेहद शर्मिंदा करने वाली हैं। भारतवर्ष में बिहार की बदनामी हुई है, बिहार का थूथू हुआ है और जो घटनाएं हुई है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन विद्यार्थी जीवन में आप इस बात को समझिए कि विद्यार्थी का मूल कार्य अपने अध्यापन को फोकस करना है। अगर हम बातचीत करें कि शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं को आप बदलाव को किस रूप में देखते हैं तो देखिए किसी भी चीज में परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और परिवर्तन कैसे आता है आप समझिए कि जब बीपीएससी टीआरई 1 की जब वैकेंसी पहली बार आई थी तो उसका कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं था, आधिकारिक रूप से छात्रों के बीच में सिलेबस नहीं था। धीरे धीरे परीक्षाएं कराई गई, बहुत रॉकेट स्पीड से परीक्षाएं हुई। टीआरई 2 की परीक्षा ही और तेज हुई। टीआरई 3 की परीक्षाएं हैं उसमें कुछ पेपर लीक को लेकर के घटनाएं हुई। तो जो गवर्नमेंट की मशीनरीज हैं वो इन चीजों को एनालाइज करती हैं कि जो लोग चुन के आ रहे हैं क्या वो हमारे उन पैरामीटर्स पर खड़े उतर रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि जो विद्यार्थी शिक्षक के रूप में चुनकर विद्यालयों में जा रहे हैं तो
उनके पास खुद का नॉलेज तो है, लेकिन पढ़ाने की कला, टीचिंग के बारे में किसी बड़े लोगों ने कहा है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कि टीचिंग इज एन आर्ट, शिक्षण करना एक कला है। तो उन कलाओं से वो बच्चे उतने सहज नहीं हैं, तो वहां वो चुनौतियां फेस कर रहे हैं अभी भी, चूंकि बहुत सारे बच्चे हमारे भी सिलेक्टेड रहते हैं तो हम लोग भी देखते हैं। तो मुझे लगता है कि उस क्षेत्र में अभी काम करने की बेहद आवश्यकता है, सरलता के साथ छात्रों को कैसे समझाया जा सके। और आप जिस पर इशारा करके आप सवाल पूछना चाह रहे हैं वो शायद शिक्षक भर्ती के सिलेबस और जो पैटर्न के परिवर्तन को लेकर के। देखिए, कोई भी विद्यार्थी जो पढ़ने वाला है उसको एक परीक्षा से गुजरना पड़े, 2 परीक्षा से गुजरना पड़े, वो डरता उससे नहीं है और डरना भी नहीं चाहिए। और परिवर्तन क्यों ना हो, आप इस बात को समझिए, लेकिन परिवर्तन के लिए एक समय मिलना चाहिए। अगर चीजें बदल रही हैं तो सिलेबस अगर बदल रहा है तो उसमें कोई गलती नहीं है, सिलेबस क्यों ना बदले। आप सोचिए कि हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, तो टीचर के पास हमेशा एक डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, एक क्रिटिकल एनालिसिस होनी चाहिए उस टॉपिक का, 360 डिग्री अप्रोच होना चाहिए उस टॉपिक का, डायमेंशनल अप्रोच एंड नॉलेज होना चाहिए। शिक्षक का काम बच्चों से ज्यादा किताबें पढ़ना होना चाहिए। अगर शिक्षक पुस्तकों का अध्ययन नहीं करेंगे, मानक पुस्तकों को नहीं पढ़ेंगे, उसके डेप्थ को नहीं समझेंगे, तो विद्यार्थियों को सरल और आसान भाषा में कैसे समझा पाएंगे। तो अगर इनमें कुछ ऐसे परिवर्तन किए जा रहे हैं जो छात्रों को चुनते समय उनकी गहनता से जांच कर रहा है, उनके शब्दावली को, अब हाल के दिनों में शिक्षण और जो यूट्यूब का ये दौर चल रहा है, इसमें शिक्षा फूहर हो गई है, शिक्षण और शिक्षक के शब्द कमजोर हो गए हैं, शब्दावली फूहर हो गई है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में जब एक सरकार एक शिक्षक को चुन रही है, तो वैसी परिस्थिति में उनकी शब्दावली मजबूत हो, वो मानक पुस्तकों को पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, तो जब तक उनके प्रश्नों के स्तर को बढ़ाया ना जाएगा, उनकी कौशल और उनकी बुद्धि और उनकी सोच को कैसे जांचा जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में मैं ऐसे परिवर्तनों का खुलकर समर्थन करता हूं। और बिहार के अंदर में, बिहार के ऊपर कई वर्षों से, अब चाहे सरकार जिनकी रही हो, हम सरकार से हमें ये नहीं है, हम तो बातचीत कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि बिहार के ऊपर जो ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं कि हमारी शिक्षण व्यवस्थाएं को लेकर के टिप्पणियां, टीका टिप्पणियां करते रहे हैं, इतने लाखों शिक्षकों की भर्ती होने के बाद और कुछ परिवर्तन हो जाने के बाद मुझे लगता है कि वो दौर जल्द देखने को मिले जिसमें बिहार का नाम इन विद्यालयों में हो, इन मामलों में हो। और उसके लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे, बहुत सारे पीपीपी मोड को लाना पड़ेगा। सिर्फ सरकार एक सिस्टम है, आप समझिए कि एक व्यक्ति एक सिस्टम को जब चला रहा है तो गवर्नमेंट के पास और भी मशीनरीज है, एक शिक्षा विभाग है, वो इस चीजों को देख रहा है। लेकिन इसमें अगर पीपीपी मोड आता है, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं, कुछ बुद्धिजीवी लोग आते हैं जो बड़े लेवल पर काम कर चुके हैं, जिनके अचीवमेंट्स हैं, और वो एक कमेटी बनती है और उसमें वो मार्गदर्शन करते हैं, सुझाव देते हैं। करना सरकार को है, सरकार के पास कद्दावर आईएएस अधिकारी हैं जो कौशल रखते हैं, बुद्धि रखते हैं, वो अपनी चीजों को एनालाइज करेंगे। लेकिन पीपीपी मोड के एंटर होने से छात्रों को भी लाभ होगा, विद्यार्थियों की जो जरूरतें हैं उनको समझने में और लाभ होगा, और साथ ही साथ हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। आप एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भूल गए कि सिर्फ आईएएस अधिकारी और अलग अलग विशिष्ट लोग नहीं होते हैं, हमारे साथ शिक्षा मंत्री भी होते हैं जो समाज से सीधे जुड़ाव रखते हैं और समाज की समस्याओं को वो बेहतर तरीके से समझ के उसका क्रियान्वयन कर सकते हैं। सुप्रीम है वो विभाग के, और हमारे अभी के जो शिक्षा मंत्री हैं वो उस बैकग्राउंड से भी आते हैं। बिल्कुल, तो हम थोड़ी देर में बातचीत उनके साथ भी करेंगे, हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं और अपना समय उन्होंने दिया, ये हमारा सौभाग्य। चलिए, आपने एक महत्वपूर्ण विषय का सिस्टम का उल्लेख किया। सिस्टम को लेकर कुछ दिनों में कुछ परीक्षाओं को लेकर सवाल उठे हैं, चाहे वो बिहार से जुड़ी परीक्षाएं हो या फिर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं हो। आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग सालाना भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटा हुआ है, तो आगे सिस्टम फुल प्रूफ रहे, ये कितना जरूरी है, और अगर सिस्टम में कहीं लीक हो तो उसका तैयारी कर रहे छात्रों पर किस तरह का प्रभाव दिखता है? सवाल यही कि देखिए, जो हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, चाहे वो पेपर लीक को रही हो, पेपर रद्द को लेकर के रही हो, और आजकल के सोशल मीडिया के दौर में ये काफी बढ़ चढ़कर खुलकर सामने आता है। आप समझिए कि आखिर इसमें कौन लोग भाग लेते हैं, किसी एक विद्यार्थी को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा होगा। तो भारत में ऐसे जुर्म के लिए डिसअप्रोप्रिएट या डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट होना चाहिए। अगर आप छोटी जुर्म के बदले छोटे सजा देंगे, मैं एक एग्जांपल देता हूं, टीचिंग इंडस्ट्री से ही है। कुछ कोचिंग संस्थानें, आपको याद होगा, हमारे यहाँ एक बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने पेनल्टी किया आईएएस के रिजल्ट को लेकर के। लगभग 250 रिजल्ट दिखाए गए थे दिल्ली के बड़े संस्थानों के द्वारा, और उनमें वास्तविकता जब जांच की गई तो एजेंसी ने पाया कि बहुत कम रिजल्ट थे, और उसके ऊपर 5 लाख रुपए की मात्र पेनल्टी हुई। आप मुझे एक बात बताइए कि जिस रिजल्ट्स को हम दिखाकर, जिस टॉपर्स को लोग दिखाकर करोड़ों का व्यापार करते हैं, उसके लिए वो 5 लाख का पनिशमेंट एक डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट है। तो जब तक भारत जैसे देश के अंदर में अगर ऐसे जुर्म के लिए डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट से ज्यादा बढ़ के कुछ ना हो, मतलब छोटे जुर्म के बदले भी, ये छोटा जुर्म नहीं है, ये बहुत बड़ा जुर्म है, तो इसके बदले जो पनिशमेंट आ रहा है, वो जो पेनल्टी आ रही है, वो पेनल्टी ह्यूज हो, ताकि लोगों के मन में एक डर हो कि हम ऐसा करें। तो साथ ही साथ जो टॉपर्स निकल कर आते हैं, जिनके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, तो टॉपर्स, आखिर आज बीपीएससी का रिजल्ट आया, अभी हाल के दिनों में 2000 से ज्यादा अधिकारी बिहार को मिले हैं।
अब ये टॉपर्स जब इंटरव्यू देते हैं तो कई वाद विवाद होता है इसको लेकर के। आप इस बात को समझिए कि क्या टॉपर्स भी आगे चल के सर्विस नियमावली से बंधते हैं? तो टॉपर्स जो निकल रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग भी अगर एक गाइडलाइन जारी कर दे कि वो कम से कम फ्रंट एंड रहे, उनके बाइट्स, उनके वीडियोस को देख करके कई सारी भ्रामक चीजें बहलती हैं जिससे छात्रों में असमंजस की स्थिति होती है। तो उस पर भी कार्य करने की आवश्यकता है, रोकथाम की आवश्यकता है। वैसे द ऑफिसर्स एकेडमी के डायरेक्टर हैं आप, तो स्वाभाविक है ये माना जाएगा कि आप उस एकेडमी का पक्ष लेंगे, लेकिन हर गली में एक एकेडमी है जिसके बैनर पोस्टर पर, जैसा आपने कहा, अलग अलग परीक्षाओं में टॉप करने वाले लोग किसी न किसी तरह से जगह बना लेते हैं। तो ऐसे में छात्र भ्रमित ना हो, इसके लिए क्या सलाह है? देखिए, छात्र भ्रमित ना हो, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि डिजिटल मीडिया के इस युग में छात्र यूट्यूब के वीडियोस को देखते हैं, फेसबुक के पोस्टर्स को देखते हैं, और वैसी परिस्थिति में भ्रमित होना बहुत बड़ी बात नहीं है। जब तक शिक्षण संस्थान अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, गंभीर नहीं होंगे, सरकार के ऐसे कोई मानक नहीं होंगे जो एक फोटो छापने पर उनके सवाल पूछे जाएं, या फिर ऐसा कोई डेटाबेस हमें जमा करना पड़े रिजल्ट डिक्लेयर करने पर, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो सच है सच कहेंगे। मान लीजिए हमारे यहां से 5 विद्यार्थियों का कहीं से चयन हुआ है, हम डेटाबेस गवर्नमेंट के पोर्टल पर अपलोड कर दें। एक वेबसाइट बनानी है शिक्षण संस्थानों का रजिस्ट्रेशन को लेकर भी, सरकार अभी बहुत, आपने देखा भी होगा, नियमावली भी आ रही है हमारे लिए। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में एक पोर्टल आ जाए और उस पोर्टल पे हम डेटा अपलोड कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जब तक डर नहीं होगा, इस बात को आप समझ लीजिए, जब तक डर नहीं होगा तब तक ये नहीं रुकेगा। और बिहार को याद होगा कि जब रही है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और शिक्षा मंत्री जी का बयान भी आया था इसको लेकर के, नियमावली को लेकर वो बहुत सख्त थे, और इस विवाद पर भी उन्होंने बहुत जिला जबरदस्त प्रशासन को एकेडमी को अपना डाटा देना होगा कि कौन सा बच्चा किनके यहाँ पढ़ रहा है। बिल्कुल, ऑफलाइन का हम डेटा दे पाएंगे, या तो फिर ऑनलाइन सर्वर भी हमें देना होगा, क्योंकि ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स के अंदर में छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो ऑनलाइन डेटाबेस भी मांग लिया जाए, कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति किस बात की रहेगी? बिल्कुल, लेकिन डर पैदा करना होगा। आपको, हमको याद होगा जब गांधी सेतु पे जाम लगता था तो एक बार खबर आई थी, प्रांतोष कुमार दास सर उस समय थे शायद, मुझे ध्यान है, और हम लोग ओवरटेक करके व्हीकल ले जाते थे तो लग गया कि 1500 रुपए की पेनल्टी होगी। तो हम और आप जैसे सभी लोग एक कतार में चलने लगे। तो भारत में और बिहार में ऐसे डर की आवश्यकता है। जब तक इन चीजों में डर नहीं किया जाएगा, लोगों के मन में वह नहीं होगा, तब तक चीजें नहीं होंगी। 2-4 संस्थान सील होंगे, और मौजूदा सरकार वो डर बनाने में कोई कोताही नहीं करती। अभी इस बार ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है धीरे धीरे, और शिक्षा मंत्री जी खुलकर अपनी बातों को रख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले आप शिक्षा मंत्री जी को देखा होगा, बहुत कम बाइट्स देखने को मिलते थे, उनके व्यूज देखने को मिलते थे। अब जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी हैं, उन्होंने अपनी बात को बहुत सरलता और सहजता से, इतनी कठोर बातें कह जाते हैं, जब हम लोग उसको एनालाइज करते हैं तो समझ में आता है। तो अच्छा है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप इतनी बड़ाई कर रहे हैं, हम अभी उनका परीक्षण निरीक्षण कर लेंगे, आपके बाद हमारे विशिष्ट अतिथि जुड़ेंगे। फिलहाल हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं द ऑफिसर्स एकेडमी को कि आप युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत समय देने बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।